हमने उन एनजीओज का पर्दाफाश किया। आप सोचिए जरा, 650 एनजीओज को एक साल में 950 करोड़ रुपया मिला था अनाथ आश्रमों में बच्चों को रखने का, धंधा बना रखा था। जो 10 साल का जो आपका टेन्योर था, कई लोगों को आप बहुत खटके भी होंगे। जब आप किसी के हक की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो जिन लोगों ने उसका हक मारा होता है आप उनकी नज़र में खटके नहीं। धर्मांतरण बच्चों का होता है, ये कानूनन गलत है, इसको लेके अवेयरनेस की कमी थी। ऐसा तो नहीं है कि खाली बच्चों को टारगेट करके कन्वर्ट किया जा रहा हो। डेटा जो दिखाता है 40 साल के लोग, मतलब अपने होशो हवास में, अडल्टहुड में लोग दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई हम फोर्सफुली तो किसी को कर नहीं रहे हैं। मैं नहीं हूँ जो धर्मांतरण का विरोध करता है। मेरे अंदर के महात्मा गांधी जो मेरी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, इस देश का बेटा होने के नाते, वो गांधी जी मुझसे ये सब करवाते हैं। बच्चों का धर्मांतरण अवैध है। अवैध तरीके से किया जाने वाला कोई भी धर्मांतरण गलत है। क्रिश्चियन मिशनरीज का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? देखिए, ये बड़ा सीधा उनका मोडस ऑपरेंडी, जो कन्वर्जन को लेके जो मिशनरीज काम करते हैं उनका हमको देखने को आया। हिंदू बच्चे को अनाथ आश्रम में रखने के बाद संडे को मैंडेटरी उसे चर्च ले जाना। हिंदू बच्चों के सिरहाने हमको बाइबल की किताबें मिला करती थी। अनाथ बच्चों की आप बात कर रहे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं। ऐसे में अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, एक धर्म को लेकर के पढ़ाया जा रहा है तो वो किस हद तक आप गलत मानते हैं? एकदम गलत मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अनाथ आश्रम से जितने बच्चे अडॉप्शन में जा रहे हैं वो सारे पादरियों के घर में जा रहे हैं? ये मानव तस्करी है। गाजियाबाद में एक अनाथ आश्रम था, जब हम वहाँ गए तो सारे बच्चे बाइबल पढ़ रहे थे। तो पूछा कि कितने बच्चे हिंदू हैं, कितने बच्चे क्रिश्चियन हैं, बताइए। पता चला सारे बच्चे हिंदू हैं। कनाडा से पैसा आएगा, धर्म यहाँ बेचा जाएगा। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ ऑलरेडी एक इंटरव्यू हम कर चुके हैं। बहुत ही इंटेंस वो इंटरव्यू रहा था और बहुत कुछ उस वक्त जो घटित हो रहा था और इन जनरल भी जो बातें थीं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रही थी। लोगों ने बहुत पसंद किया उस इंटरव्यू को और उसी के चलते एक बार फिर से हमने जागरण मंथन के इस एपिसोड में, जो कि 81वां एपिसोड है जागरण मंथन का, उसमें हमने फिर से एक बार प्रियंक कानूनगो जी को इनवाइट किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका परिचय दूं उससे पहले मैं बस एक ही बात कहूँगी कि जो 10 साल का जो आपका टेन्योर था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के साथ, वो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही स्वर्णिम था। कई लोगों के लिए स्वर्णिम है, कई लोगों को आप बहुत खटके भी होंगे प्रियंक जी, लेकिन जो भी है, आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपका वाकई में जो आपने काम किया है बच्चों के लिए वो बहुत बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। पिछले 9 साल जो आयोग में बीते, मेरे लिए भी खुद को परिष्कृत करने के लिए थे। और मैं भी ये मानता हूँ कि बच्चों के साथ लगातार काम करने से मेरे में एक आध्यात्मिक किस्म का बदलाव आया। और आप जब पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ अपराध हुए हैं, वो जो अपराधों के पीड़ित हैं, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जब काम करते हैं तो आप अंदर से प्यूरिफाई होते जाते हैं। और मैं संतुष्ट हूँ। 2 महीने में मैं अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से, दृढ़ता से कर पाया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने जीवन को बदलने का काम कर सका। ये सारा काम जो मैंने पिछले 9 सालों में किया हर क्षेत्र में, वो मैं खुद के लिए एक अवसर मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया कि मैं ईश्वर के दिखाए रास्ते पे चल के खुद के जीवन को परिष्कृत कर पाऊँ। तो मैं संतुष्ट हूँ। मैंने एक और बात बोली, आप खटके भी होंगे बहुत लोगों की नज़रों में। जब आप किसी के
हक की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो जिन लोगों ने उसका हक मारा होता है आप उनकी नज़र में खटकेंगे। और इस तरीके के विरोधाभासों को जज्ब करने के लिए मैं अपने नेता का, जिनका मैं अनुसरण करता हूँ, जिनको आदर्श मानता हूँ, प्रधानमंत्री जी, उनके जीवन की तरफ देखता हूँ तो लगता है कि जिन संघर्षों का सामना उन्होंने अपने जीवन में किया है, हम लोगों ने तो उनको देखा ही है बस, पर ये जो मेरे सामने चुनौतियाँ हैं उनमें से कुछ भी नहीं। क्या की चैलेंजेस इन 9-10 सालों में आपके इस टेन्योर में रहे जिनको आप याद करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये इंसाफ की बात करी मैंने और ये बहुत डिफ़िकल्ट था इसको कर पाना, और ऐसा कोई एक इंसिडेंट हो? क्योंकि आपके बारे में तो ये कि रात और दिन आप अपने टेन्योर में आपने कुछ नहीं देखा। देखिए, अगर मैं एट ए ग्लांस बताऊं आपको, तो भारत में जो बाल अधिकारों की बात थी उनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया था। जो विदेशों के मॉडल थे उन्हें एज इट इज़ यहाँ पे अपना लिया गया था। तो मैं सामने सबसे बड़ी चुनौती, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। बच्चे के पिता की डेथ हो गई है, या माँ पिता दोनों की डेथ हो गई है, बच्चा अनाथ हो गया है, या बच्चा इन विषम परिस्थितियों में है कि माता पिता के साथ नहीं रह सकता है, उसे अगर उसके परिजनों के साथ रहना पड़ रहा है, तो विदेश का मॉडल कहता था अगर बच्चा दादा दादी के साथ है, चाचा चाची के साथ है, तो ये उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है। अब ये एक्सटेंडेड वर्ड हमारे यहाँ कैसे फिट होगा? और जो माता पिता के अलावा परिजन हैं उनके लिए विदेशों में कोई शब्द नहीं है, शब्द ही नहीं है। मतलब कज़िन मतलब एक्सटेंडेड फैमिली। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ 5 घर 6 घर दूर पड़ोस तक चाची मामी मौसी मामा चाचा, ये परिवारों की व्यवस्था हमारे यहाँ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ हाउस होल्ड है, मोहल्ले में है, गांव में है। बिल्कुल, हम लोग बोलते हैं ना, मेरे गांव के रिश्ते से लगने वाले चाचा आज दिल्ली मुझसे मिल रहे हैं। जी जी। तो ये परिकल्पना विदेशों में नहीं है, उनकी सामाजिक व्यवस्था वैसी है, हमने उनको अपना लिया। और अपना के क्या हुआ, हमने पिछले 70-75 सालों में कचड़ा करके रखा। मॉरली अपनाया है, मॉरली, एथिकली, लीगली भी अपनाया और है, व्यवस्थात्मक परिवर्तन किए। तो ये मेंशन्ड है कि ये मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। देखिए कहाँ पे मेंशन्ड है? देखिए, ये जो पॉलिसीज बच्चों के अधिकारों को लेकर के थी, जो कानून थे, उनमें हमने जो बदलाव करने की तरफ आगे बढ़े, जो आपने लॉ के अमेंडमेंट्स, जो लॉ के अमेंडमेंट हमने सरकार को सुझाव दिए, सरकार ने किए और हम सबको उसमें भागीदार बनाया। तो अब आप देखिए कि दादा दादी इमीडिएट फैमिली है, ये हमने एक बात बताई, ये एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, ये इमीडिएट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली तो हमारे मोहल्ला पड़ोस तक जा रही है, वो एक्सटेंडेड फैमिली। तो उसका सुखद परिणाम ये निकला, एक संघर्ष की शुरुआत हुई। और जब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो जैसे हमने 1.5 लाख बच्चों को अनाथ आश्रमों से निकाल के उनके घरों में वापस पहुंचाया, हमने उन NGOs का पर्दाफाश किया। आप सोचिए ज़रा, 650 NGOs को एक साल में 950 करोड़ रुपया मिला था अनाथ आश्रमों में बच्चों को रखने का, धंधा बना रखा था, ये सब बंद किया। तो अब जब आप ये सब काम करते हो तो सरकार ध्यान जब देती है तो क्या होता है, प्रधानमंत्री जी के पास जब ये सब चीज़ें पहुंची तो पॉलिसी बदल दी गई। पॉलिसी बदलने का परिणाम ये हुआ कि आज की तारीख में भारत में जो सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाती है, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बच्चों को अनाथ आश्रमों में रखने के लिए जो ग्रांट की राशि है उससे ज़्यादा ग्रांट की राशि उस योजना में दी गई है जो बच्चों को अनाथ आश्रमों से बाहर उनके परिवारों के साथ रखने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट बदलाव है जो मन को संतोष देता है कि जिस संकल्प को लेके हम निकले थे उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मगर जैसे कि अब आप एक सरकारी अहदे पे रह करके आप अपना ये जो भी कार्य आपके चल रहे थे उनको आपने बहुत ही निर्भीकता के साथ आपने सब ये सब कार्य एग्जीक्यूट किए,
और आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहे, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होती थी, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करते थे, लगातार उसके बारे में आप अपडेट भी करते थे पब्लिक को। लेकिन अब क्योंकि कोई सरकारी ओहदा इस वक्त नहीं है, ऐसे में ये जो आपका कार्य है, जिसको आप पैशन भी, आपने मेरे पिछले एपिसोड में आपने बोला था पिछले शो पे कि ये मेरा पैशन है। हाँ, जब आप पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं तो दुनिया आसान हो जाती है। तो कैसे अब इसको आगे कैसे आप प्लान कर रहे हैं इसको आगे ले जाने के लिए? प्रोफेशन बदलने से पैशन तो ख़त्म नहीं होता, तो वो तो वहीं रहेगा। रही बात जो काम सोशल मीडिया का मैंने उपयोग किया, कई बार कई लोगों ने आरोप लगाए, मुकदमे बनवाए इस बात पर, लेकिन हर बार एक बात आती थी कि बच्चों के अधिकारों को लेकर के देश में अवेयरनेस की कमी है। धर्मांतरण बच्चों का होता है, ये कानूनन गलत है, इसको लेकर अवेयरनेस की कमी थी। बच्चों के शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, ज़बरदस्ती बच्चों को अनाथ आश्रमों में रखा जाता है, सड़कों पर रहने वाले बच्चों के अधिकार नहीं मिलते, रेप विक्टिम बच्चों के अधिकार नहीं मिलते, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, उनके अधिकार नहीं मिलते। हर बार कहा जाता था भाई अवेयरनेस की कमी है। अब अवेयरनेस लाने का सबसे सटीक माध्यम जब हमको सोशल मीडिया मिला हुआ है, तो उसका भरपूर उपयोग हमको बच्चों के हक में करना चाहिए। अगर एक ट्रैफिकर का तस्वीर मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी कि ये आदमी बच्चे का अपहरण करके शादी के प्रिटेक्स्ट पे 16 साल की लड़की का रेप करता हुआ पकड़ाया है, तो मैंने दूसरी 10, 20, 25 बच्चियां बचा ली। मैं ये मानता हूँ। तो अवेयरनेस जनरेशन के लिए अपराधियों की सार्वजनिक जानकारी दिया जाना अपराध को कम करने का एक माध्यम है। हमने उसका पूरा उपयोग किया। सरकार की जो भी जांच, जो भी इंक्वायरी हम कर रहे हैं, वो पब्लिक फंड से कर रहे हैं, जनता के पैसे से कर रहे हैं। जनता के लोगों को ये जानने का हक है कि आयोग ने जनता के पैसे से जो काम किया वो जनता के सामने है, तो हमने सोशल मीडिया का उपयोग किया। तो ये सब काम जो है अवेयरनेस जनरेशन के उद्देश्य से किया गया। लेकिन मैं आपसे फिर यही सवाल पूछूंगी कि आगे का जो आप रास्ता है, क्योंकि यंगर जनरेशन, जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं और सारा इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिपोर्ट है आप लगातार सोशल मीडिया पे, तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। खासकर जो यंगर जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो आपके नाम से खुद को बहुत कनेक्ट करती है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ हो रही है उनके। क्योंकि ये भी मेरे पास डेटा आया था कि NCPCR के ऑफिस में सबसे ज़्यादा कॉल्स या रिपोर्ट्स, क्योंकि आप इंडिविजुअली विक्टिम से या सर्वाइवर्स से जाकर के मिलते भी थे। लोग भी, जब मैं इंटरव्यू लेने आई थी तो आपके ऑफिस में मैंने देखा था एक सर्वाइवर बैठे थे अपनी फैमिली के साथ, और आपने बाकायदा उनको 15 से 20 मिनट दिए और आपने तुरंत इन्वेस्टिगेशन के आदेश भी जारी किए थे, और पॉक्सो का एक्ट उस वक्त लगा था। तो मेरा इंटरव्यू में, हालांकि हमारी कोई चर्चा ऐसे कभी हुई नहीं, मैंने पॉक्सो के बारे में एक बड़ा सेक्शन उसमें डेडिकेट किया था, पूछा था मैंने आपसे। तो यंगर जनरेशन से जो आप कनेक्ट करते हैं, उस तरीके का कनेक्ट आगे गाइड करने के लिए या समाज में किस तरीके से आपके कार्य को आप आगे और प्रोपेल करेंगे? देखिए, जो मुख्य बातें हैं 2-3, एक तो कमीशन को हमने एक रिसोर्स के रूप में देश के लिए डेवलप कर दिया है। और मैं जब कमीशन में आया था तो मैं 34 साल का था, आज मैं 43 साल का हूँ। मोदी जी ने जो पैराडाइम शिफ्ट किया है देश की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, उसमें कमीशंस में यंग, एनर्जेटिक, उत्साही, विषय के जानकार लोगों को उस विषय का काम देना, ये एक परिवर्तन उन्होंने किया। उन्हें पता था कि इस कमीशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरा इस कमीशन में उपयोग किया। और देखिए, अगर मैं किसी की आयु को लेके यहाँ पे निंदा या टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कमीशंस को अगर केवल कंपनसेटरी पोस्टिंग्स का या पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग्स का ज़रिया मान लिया जाएगा, तो वो उत्साह के साथ काम करने में थोड़ी सी गति की परिवर्तन होता है। हमने ये मान लिया था कि कमीशन में हमारे पास बच्चे चल कर के नहीं आ सकते, हम बच्चों के कमीशन में काम कर रहे हैं, हमको चल कर के बच्चों के पास जाना पड़ेगा, शिकायतें लेनी पड़ेंगी। तो जो कमीशन साल में 3-4 हज़ार कंप्लेंट्स पे काम करता था, हम उसको 1,50,000 कंप्लेंट्स तक लेके गए। मुझे संतुष्टि है कि 1,00,000 ग्रीवियंस का रिड्रेसल करके मैं यहाँ बैठा हूँ आज। खैर, मुद्दे की बात यह है कि
एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। एनर्जी का आयु के साथ एक वास्ता होता है जो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। नए दौर की समस्याओं को निपटने के लिए नए दौर के नौजवानों का मोदी जी ने जो उपयोग किया उसका परिणाम है कि कमीशन में हम लोग काम अच्छे से कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो और नए लोग आएंगे, जाहिर है 10 साल आगे निकल गए, अब जो 30-35 के बीच के लोग कमीशंस में काम करने आएंगे वो मुझसे दुगने एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि 10 साल ये और 10 साल उनके पास और हैं, तो मुझसे तो 20 साल ज़्यादा उनके पास एनर्जी होगी। ये मुझे एक और इस बात का कभी कभी मैं आत्मावलोकन करता हूँ तो अच्छा लगता है कि कमीशंस भारत में ब्रिटिशर्स के आने के समय से बनना शुरू हुए थे। कमीशंस के बनने का इतिहास भारत में बहुत लंबा है, लेकिन किसी भी आयोग में सबसे कम उम्र का कोई सदस्य अगर बनने का अवसर मुझे मिला तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे नेतृत्व ने मुझे इसके लिए चुना। तो आगे ये कमीशन इसी प्रकार से काम करता रहेगा। और रही बात ये कि जो कन्वर्जन और दूसरे मुद्दों पे जो आपका सवाल था, मैं समझ रहा हूँ उसको जो आप पूछ रही हैं, तो सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों के बीच में अवेयरनेस करके इस एक प्रियंक कानून गो के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता इन विषयों के लिए अब देश को नहीं है। हज़ारों प्रियंक कानून गो एक्टिविस्ट के रूप में देश में हमने तैयार किए हैं। और मैं मन से इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक एक एक्टिविस्ट जो बच्चों के अवैध व्यापार के विरुद्ध, बच्चों के अवैध शोषण के विरुद्ध, बच्चों के अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के समर्थन में, बच्चों के पुनर्वास के समर्थन में लड़ रहा है, उसके अंदर एक प्रियंक कानून को हमेशा है। मैं उन सब के साथ हूँ और एज गाइड, एज मेंटोर, एज एक्टिविस्ट मैं अपने जीवन का कुछ समय प्रतिदिन इस सेक्टर को हमेशा दूंगा। प्रियंक जी, एक बात जो बहुत लोगों के मन में आई एम श्योर रही होगी, और क्योंकि अब आप से ये एक लिबर्टी ली जा सकती है ये सवाल करने के लिए, क्यों आप कन्वर्जन के विरुद्ध में हैं? मेरा इसलिए ये सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि खाली बच्चों को टारगेट करके कन्वर्ट किया जा रहा हो। भाई डेटा जो दिखाता है 40 साल के लोग, मतलब अपने होशो हवास में, अडल्टहुड में लोग दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इसीलिए दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई हम फोर्सफुली तो किसी को कर नहीं रहे हैं। आप करेंसी का उपयोग करती हैं? जी। नोट भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला, बताइए 500 के नोट के ऊपर क्या क्या छपा हुआ है? बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके मैं धृष्टता कर रहा हूँ। 500 के नोट पे किसकी फोटो है? गांधी जी की है। तो गांधी जी हमारे आदर्शों में जिंदा है। मेरे अंदर मैं हमेशा पाता हूँ कि गांधी जी हैं। हर वो भारतीय जो देश से प्रेम करता है उसके अंदर गांधी जी हैं। मेरे अंदर के गांधी जी मुझे ये बोलते हैं जो उन्होंने यंग इंडिया में 1920 और 30 के दशक के बीच में लिखा। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के धर्म से अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर उसके धर्मांतरण का प्रयास करना गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। तो वो मैं नहीं हूँ जो धर्मांतरण का विरोध करता है। मेरे अंदर के महात्मा गांधी जो मेरी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, इस देश का बेटा होने के नाते, वो गांधी जी मुझसे ये सब करवाते। और मैं पूरे मन से एक बात मानता हूँ कि जो आदर्श हमारे राष्ट्र पुरुषों ने हमको दिए हैं, हमको उनके साथ फर्मली चलना है। बच्चों का धर्मांतरण अवैध है। अवैध तरीके से किया जाने वाला कोई भी धर्मांतरण गलत है। लालच, धोखा, छल, कपट, इसके माध्यम से आस्था का परिवर्तन करना अपराध है और इस अपराध के खिलाफ मैं जीवन की अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ता रहूँगा। चलिए, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली इन 9-10 सालों में काम किया है और लगातार जब आपकी रिपोर्ट्स भी फाइल हुए हैं तो विद फैक्ट्स और डेटा स्टैटिस्टिक्स के साथ अपनी चीज़ों को सामने रखा है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है और ऑर्फनेज को लेकर वो कैसे टारगेट करते हैं? देखिए, ये बड़ा सीधा उनका मॉडस ऑपरेंडी जो कन्वर्जन को लेके जो मिशनरीज काम करते हैं उनका हमको देखने को आया।
बच्चों को किसी भी प्रकार से अनाथ आश्रम के भीतर लाया जाता है। फिर बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार बनाई जाती है कि सटल वे में वो पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होती। मसलन हिंदू बच्चे को अनाथ आश्रम में रखने के बाद संडे को मैंडेटरी उसे चर्च ले जाना। हिंदू बच्चों के सिरहाने हमको बाइबल की किताबें मिला करती थी सैकड़ों इंस्पेक्शंस में। और फिर बाद में तो ये होने लगा था कि जब पता चल जाता था कि प्रियंक कानूनगो का इंस्पेक्शन है, तो आप यकीन मानिए बस्तों के सिरहाने से रखी हुई किताबें मैंने बोरों में छुपा कर रखी हुई भी पकड़ी। तो बोरियों में भर के, कार्टून्स में भर के छुपा दी जाती थी। ऐसा काम करते ही क्यों है जो छुपाना पड़े? भाई, भारत के संविधान का अनुच्छेद 28(3) ये स्पष्ट कहता है कि बच्चे के माँ बाप की मर्जी के बिना उसे किसी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो क्यों करना? तो बच्चों को ये बोलना कि रात में जो है हमको प्रेयर करके सोना है। बच्चे अबोध हैं, मासूम हैं, उनको नहीं पता। आप उनको उस एज में जब वो नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, लगातार एक पर्टिकुलर रिलीजन की प्रैक्टिस सिखा रहे हैं, ये धर्मांतरण ही होता है। मगर जैसे प्रियंक जी, अनाथ बच्चों की आप बात कर रहे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं, ऐसे में अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, एक धर्म को लेकर के पढ़ाया जा रहा है, तो वो किस हद तक आप गलत मानते हैं? एकदम गलत मानता हूँ। मैंने ये भी देखा अपनी जांचों के दौरान, अपने अनुभव में पाया, अब जिन लड़कियों के माँ बाप हैं ही नहीं। मुझे एक महिला मिली तमिलनाडु में, वो मिशनरी में फुल टाइमर डिवोटी थी, नन थी, एक अनाथ आश्रम में मिली। उनकी आयु 60 साल की तकरीबन थी। मैंने उनसे पूछा कि माता जी आप कब से यहाँ काम कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि मैंने जब से मुझे पता है मैं यहीं हूँ। का मतलब? उन्होंने बताया कि एज ऑर्फन वो वहाँ लाई गई थी, उनको कभी एडॉप्शन में नहीं दिया गया, उनको वहीं पाल पोस कर बड़ा किया गया और वहीं पूरा जीवन समर्पित करके उन्होंने सेवाएं दी। तो उनका ओरिजिनल धर्म क्या था? ओरिजिनल धर्म तो उनका हिंदू था। फिर उनको परिवर्तित करके उनका पूरी जीवन, उनका जीवन ले लिया गया। उम्र क्या रही होगी जब वो ऑर्फनेज में आई, अनाथालय में आई? 5-7 साल। उनको पता था कि वो हिंदू हैं? हाँ, एक और बच्ची मुझे वहाँ मिली, उसको पता था कि वो हिंदू है, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। उस बच्ची की जीवन की विडंबना देखी, उसके माँ बाप की मृत्यु हुई, उसकी बड़ी बहन उसके साथ बची, वो पश्चिम बंगाल की थी। उसकी बड़ी बहन की भी मृत्यु हो गई, उसकी बड़ी बहन की शादी हुई, शादी के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पूरे संसार में वो निपट अकेली बची। मैंने उससे पूछा कि तुम जब नर्सिंग का कोर्स कर चुकी हो, नौकरी करके घर क्यों नहीं बसाना चाहती? तो बोली सर मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरा मर्डर हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो बोले मेरी बहन को उसके पति ने मार दिया। तो ये इंसिडेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो उसके साथ हुआ तुम्हारे साथ हुआ और तुम्हारे साथ होगा। उसको ये बात, उसको उसके ट्रॉमा से बाहर निकालने का प्रयास कभी किसी ने किया ही नहीं था। अलबत्ता उसको उसी रूप में आगे का जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का काम वहाँ दिन रात किया जाता। तो हम बच्चों को ऐसे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देख रहे हैं जो आजीवन उसी काम में लगे रहें। मैंने मध्य प्रदेश में एक अनाथ आश्रम को ऐसा करते पकड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक अनाथ आश्रम था, बच्चों को अडॉप्शन में नहीं देता था, सारे बच्चों से क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिस कराता था। जब भारत सरकार ने कानून बदल दिया कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहेंगे उन्हें अडॉप्शन में देना पड़ेगा, और हम लोगों ने प्रेस करना शुरू किया कानून को लागू करने की तरफ, तो पता चला कि धड़ाधड़ वहाँ से बच्चे अडॉप्शन में जाने लगे। और 13-13, 14-14 साल के बच्चे अडॉप्शन में गए। हम सब खुश थे कि बच्चे अडॉप्शन में जा रहे हैं। तो जब इस तरीके की घटनाओं को हम एक पॉजिटिव सेंस में इंस्पेक्शन को गए वहाँ पे देखने के लिए, तो अनाथ आश्रम से लगी हुई एक और बिल्डिंग मिली, एक ही कैंपस में।
कि ये क्या है? बोले हॉस्टल है। वाह, अच्छी बात है, हॉस्टल है तो हम देखने गए अंदर। तो जो बच्चे यहाँ रहते थे और एडॉप्शन में गए थे वो उस बिल्डिंग में पाए गए पूरे। तो हमने देखा कि एडॉप्शन में लिया किसने, तो वो सारे पादरी थे जिन्होंने एडॉप्शन में लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अनाथ आश्रम से जितने बच्चे एडॉप्शन में जा रहे हैं वो सारे पादरियों के घर में जा रहे हैं? अब आप इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जो मॉडस ऑपरेंडाई की बात आपने की, मॉडस ऑपरेंडाई हर जगह परिस्थिति के अनुरूप चेंज होती जाती है। यहाँ क्या थी मॉडस ऑपरेंडाई कि उनको वापस लाके यहाँ रख लिया गया। अब जब बच्चे को अडॉप्शन में दिया गया तो भारत सरकार पूछती है कि इसका पालन पोषण कैसे होगा, कि परिवार सक्षम है? तो इसी संस्था ने फॉर्म भर के दिया कि परिवार सक्षम है, इतनी इतनी आए। 3 महीने बाद उस अनाथ आश्रम से गोद लिए गए बच्चे को जब हॉस्टल में एडमिट किया गया तो वही माँ बाप ने एफिडेविट दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, बच्चे को आप पालो। तो ये तो ट्रैफिकिंग है, ये मानव तस्करी है, ये सरकार के साथ, देश के साथ छल है। एफआईआर कायम कराई गई। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं हमने मध्य प्रदेश में पकड़ी। गाज़ियाबाद में एक अनाथ आश्रम था, जब हम वहाँ गए तो सारे बच्चे बाइबल पढ़ रहे थे। तो पूछा कि कितने बच्चे हिंदू हैं, कितने बच्चे क्रिश्चियन हैं, बताइए। पता चला सारे बच्चे हिंदू हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये बच्चे किन परिस्थितियों में यहाँ आए ये बताइए। पता चला सारे बच्चों की माँ जेल में थी। भारत में जो जेल मैनुअल से उसके अकॉर्डिंग 5 साल तक की आयु के बच्चों को माँ के साथ, अगर माँ सज़ा में जेल में है तो रखने की अनुमति है। 6 साल का बच्चा होता है बाहर निकालते हैं। तो जेल अथॉरिटीज़ के साथ इस एनजीओ का पैक्ट था और उस पैक्ट के चलते सारे बच्चे जो हैं इधर आ जाते थे, उधर कन्वर्ट हो जाते थे। जब मैं उस चिल्ड्रन होम में घुस रहा था तो मुझे धमकी दी गई एक बड़ा नाम लेके। तो मुझे समझ में आया कि बड़े बड़े लोग इस खेल में इन्वॉल्व हैं, जिनको विदेशों से बड़े बड़े पुरस्कार मिलते। तो ये हो रहा था। खैर, वो मैं धन्यवाद करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार का कि वहाँ के सीएम को जब इस बारे में पता चला, योगी आदित्यनाथ जी को, तो उन्होंने इस पर एफआईआर कराई, मुकदमा कायम हुआ और फिर ये मामला ठीक हुआ। बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट किए गए। और सबसे अच्छी बात, भारत सरकार ने राज्यों को लिखा और राज्यों के जेल मैनुअल्स में परिवर्तन हुए, प्रक्रिया में, मैनुअल्स में तो नहीं, बच्चों के मामले में प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। अब जेल में से 6 साल की उम्र के बाद हर बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर बाल कल्याण समिति तय करती है कि बच्चा कहाँ रहेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता थी, वो हुआ। और मॉडस ऑपरेंडाई, जैसे हमने 6 राज्यों में ये कहा कि भाई जो बच्चे अनाथ आश्रमों में हैं जिनके माँ बाप उन्हें घर भेज दो, तो विरोध हुआ। तिस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग जो हैं विरोध में हमारे कैंपेन किए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। सुप्रीम कोर्ट में हमारी रक्षा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जे एक्ट का नियम पालन करिए और घर भेजिए। 1,45,000 बच्चे देश भर में अपने घर पे गए। उस वक्त जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो 645 एनजीओ, ये 7,000 एनजीओस है, उसमें से हम 645 का डाटा कलेक्ट कर पाए। केवल सीमित संसाधन थे, लेकिन देश के सामने सच रखने के लिए 10% का सैंपल बहुत होता है। 645 एनजीओ को उस साल 954 करोड़ रुपए मिले थे। एक बच्चे के नाम पे 2 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए तक पर ईयर ये लोग कमा रहे थे। तो बच्चे कमाई का जरिया हैं, बच्चे धर्मांतरण के लिए हैं। नलगोंडा डायसिस था दक्षिण भारत में, वहाँ हमें एक एग्रीमेंट मिला एक कनाडा के एनजीओ का, ये नलगोंडा डायोसिस के एनजीओ के साथ जो अनाथ आश्रम चला रहा था, कि जो बच्चे यहाँ पे रखे जाएंगे वो कनाडा का एनजीओ उन बच्चों को रखने के एवज में इस संस्था को पैसे देगा। बदले में ये संस्था इन बच्चों को खाना देगी, शिक्षा देगी, शेल्टर देगी और धर्म देगी। कनाडा से पैसा आएगा, धर्म यहाँ बेचा जाएगा। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ भाई? तो धर्मांतरण का हर जगह परिस्थिति के लिए, हर जगह की परिस्थिति के अनुरूप अलग अलग मॉडल था, अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा रहा था। हमने कई जगह रोक लगाने की कोशिश की है, पर ये संघर्ष है, ये लड़ाई है। हमने झारखंड में पकड़ा, बच्चे बेच दिए। रेप विक्टिम लड़कियों को वहाँ रखा गया। लड़की का स्टेटमेंट है मेरे पास कि उसका रेप हुआ।
रेप होने के बाद उसको मिशनरी ऑफ चैरिटी के रांची के ऑर्फनेज में रख दिया गया। रांची में जो मदर टेरेसा के नाम पर चलने वाली संस्था है, सोचिए, जिनको हमने संत के रूप में पूजा है, पूरी दुनिया संत के रूप में पूजती है, उनके नाम पे संस्था चलाने वाले लोग कितने भ्रष्ट निकले कि वहाँ पे उन रेप विक्टिम गर्भवती लड़कियों को डिलीवर करा के उनके नए पैदा हुए बच्चों को बेच दिया गया। और झारखंड की जो अकर्मण्य सरकार है उसने FIR तक नहीं की। तो अनेकों मामले हैं, अनेकों प्रकार की मोडस ऑपरेंडाई हैं, लेकिन ज़रूरी है कि सजग रहने की, सतर्क रहने की और अपने आसपास से धर्मांतरण की गतिविधियों को रोकने की। ये जो ऑर्फनेज होते हैं, मैं लीगल ऑर्फनेज की बात कर रही हूँ, या आप चलिए कि मैं ऑर्फनेज की बात करूँ, मैं अनाथालयों में किस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि आपने बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन करी है, आपने इंस्पेक्शन किए हैं जा करके, और बहुत लोगों को आपने, बच्चों को आपने अडॉप्शन के लिए भी प्रेरित किया है, हुए भी हैं अडॉप्शंस बहुत ज़्यादा, आपकी प्रेजेंस में करवाए हैं आपने। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि हर जगह अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छा भी है, बुरा भी है। मैं खुद एक एडॉप्टेड बच्ची का बाप हूँ, तो मेरे को अनुभव दोनों तरफ का है। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2019 में चुनाव के समय देश से एक वायदा किया था कि देश के अनाथाश्रम में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, इसके लिए हम तंत्र बनाएंगे। वो तंत्र हमने बनाने का काम किया। हमने एक ऐप बनाया, हमने एक डेटाबेस बनाया, देश भर के अनाथाश्रमों को उसके साथ लिंक किया, देश भर की अथॉरिटीज़ को जो इंस्पेक्शन करती हैं ऐप पे लाए, उनके रेगुलर इंस्पेक्शन शुरू किए, रूल्स में अमेंडमेंट करवाए, और आज एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि रियल टाइम इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट सभी अथॉरिटीज़ के पास जाती है। अभी तक लगभग 6,500-7 हज़ार इंस्पेक्शंस का डाटा मैं कमीशन में छोड़ के आया हूँ, तो हम स्थितियों को ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आपने बोला कि ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप, ऐसे भी बच्चे जिनके माँ बाप हैं लेकिन तब भी वो ऑर्फनेज में है, क्यों है? ऑर्फनेज चलाना धंधा इसलिए। कैसे लेकर के आते हैं? क्योंकि वो तो अपने माँ बाप के साथ है, क्या वो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं या क्यों? गरीबी, इकोनॉमिकली स्ट्रीट पर रहना जी, लालच देना। तो जैसे ट्रैफिकर लालच दे के लाता है, वैसे अच्छे भविष्य के लालच में लेके आती है। अच्छा, एक और बात पे आपसे प्रियंक जी चर्चा हो रही थी कि राइट टू एजुकेशन के तहत 25% EWS का एक एग्जेम्प्टेड रहते हैं, मैंडेट है, उनको देना ही देना होगा, 25% रिजर्वेशन स्कूल्स को देना होगा। लेकिन मिशनरी स्कूल में ये 25% का मैंडेट नहीं है, ऐसा क्यों है? सोनिया गांधी की कृपा से 2006 में भारत के संविधान में 93वां संशोधन लाया गया। उसमें यह कहा गया कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस में गरीब तबके के या दलित शोषित तबके के बच्चों को आरक्षण देने से कोई बाधा नहीं रहेगी। लेकिन ये शैक्षणिक संस्थान, जो माइनॉरिटीज शैक्षणिक संस्थान होंगे, अनुच्छेद 29 और 30 वाले, वो उससे एग्जम्प्ट कर दिए गए। ये सोनिया गांधी ने करवाया। उसका परिणाम ये निकला कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो 25% रिजर्वेशन इम्पोज करने का कंपल्शन लाया गया, वो 2012 में अमेंड करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। मिशनरी स्कूल्स के पास एक से एक महंगे वकील, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वकील, उन्होंने अपनी दलीलें दी। दलीलों के सामने गरीब बच्चे हार गए और मिशनरी स्कूल्स जो है एग्जम्प्टेड हो गए। मेरा संघर्ष है इस बात से, और मेरा संघर्ष बड़ा स्पिरिचुअल किस्म का है। सोचिए ज़रा कि जीसस सूली पे चढ़े किसके लिए? पूरी मानवता के लिए। अगर जीसस सूली पे नहीं चढ़ते तो हम अगर क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आज हम जिस मानवता को देख रहे हैं वो मानवता बची होती? और जिस क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी को मानकर ये मिशनरीज स्कूल चलाते हैं, वो इस बात को मुंह से स्वीकार करते हैं, मन से भूल चुके हैं। जीसस ने मानवता के, मानवों के पापों के लिए अपना बलिदान किया। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स स्थापित किए जिसमें कंपैशन प्रमुख है, दया, करुणा, और उसी कंपैशन के नाम पे स्कूल चलाते हैं ये लोग। अब आप कल्पना करिए कि जीसस की मूर्ति स्कूल के अंदर लगाएंगे आदमकद, मदर मैरी की मूर्ति स्कूल के अंदर लगाएंगे 10 फीट की,
कि वो स्कूल के दरवाजे के बाहर से जब बच्चा जाता है तो उसको मूर्ति तो दिखती है, लेकिन गरीब बच्चे के लिए उस स्कूल के दरवाजे पे अलीगढ़ी ताला लगाया हुआ है, इतना बड़ा ताला लगा है कि गरीब का बच्चा उस दरवाजे के अंदर घुस के उस एलीट क्लास के बीच में बैठ ना जाए, जिसमें इनका धंधा चल रहा है, स्कूल खोल के पैसे बना रहे हैं। तो जिन गरीब बच्चों के हक के लिए मिशनरी बनाई, उनका हक मार के एलीट क्लास के लिए स्कूल चला रहे हैं। तो संघर्ष बड़ा स्पिरिचुअल टाइप का है, ना तो किसी अदालत में निपटेगा, ना संसद में निपटेगा, ना कानून से निपटेगा। दुनिया भर के क्रिश्चियन जजमेंट डे में यकीन करते हैं। मैं उनके यकीन में यकीन करके बोलता हूँ कि जिस दिन क़यामत के दिन वो सवाल उठेगा कि भगवान के बेटे ने तुम्हारे लिए बलिदान दिया था और भगवान के बेटे ने ये कहा था कि तुम गरीबों के लिए, शोषितों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करोगे, तुमने उनके नाम पर स्कूल खोल के जो किया है, गरीबों के लिए दरवाजे बंद करके, तुम उनके डिसाइपल नहीं हो सकते। इसका फैसला उस दिन करवाऊंगा। ये बहुत गहरी बात आप बोल रहे हैं प्रियंक जी। आत्म अवलोकन करना चाहिए देश भर में मिशनरी चलाने के नाम पे स्कूल का धंधा करने वाले लोगों को। आत्म अवलोकन करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उन गरीब बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं जिनके लिए जीसस ने सूली पे चढ़ना स्वीकार किया था। इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। और जीसस ने एक बात कही थी जो मैं अपने मन में मानता हूँ कि इनको माफ़, ईश्वर इनको माफ़ केवल इसलिए कर देना कि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, पर वो माफ़ी मैं नहीं दे सकता। वो क़यामत के दिन की बात है।